हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत वर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं आज अपने इस वीडियो में आपको कक्षा 9 NCERT सोशल साइंस और जियोग्राफी का पहला अध्याय जो कि आपका है भारत का आकार और स्थिति, तो इस चैप्टर को मैं आपको मैप के सहारे बहुत ही आसानी से पूरा चैप्टर याद करवा दूंगा। तो आपको मेरे साथ साथ मैप बना करके इसको फिल करते रहना है, ठीक है। तो बच्चों चलो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए बच्चों, अब देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दे रहे हैं हमारा NCERT जो कि सरकार के द्वारा सिलेबस लागू किया गया है 2023 में, जिसका पहला अध्याय जियोग्राफी का है भारत का आकार और स्थिति, ठीक है। तो भारत का आकार और स्थिति क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले हम देखते हैं दिशाओं का ज्ञान मैप में कैसे होता है, ठीक है। तो दिशाओं का ज्ञान के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारा भारत होता है, इसको हम अगर साइड में आपको बता दे रहे हैं कि देखिए इस तरह से अगर हम भारत को कर देते हैं तो ऊपरी हिस्सा जो आपका ये ऊपर होता है ये उत्तरी हिस्सा हो जाता है, नहीं ऊपरी वाला हिस्सा जो हो जाता है उत्तर हो जाता है जम्मू कश्मीर, और जो इसका निचला हिस्सा होता है कन्याकुमारी यानी ये वाला हिस्सा कन्याकुमारी, इसको हम दक्षिणी हिस्सा बोलते हैं। और इसका जो म्यांमार वाला यानी ये जो पूर्वी हिस्सा होता है पूरा इधर होता है, और इधर जम्मू ये गुजरात का कच्छ का रन इधर हो जाता है पश्चिम, ठीक है। तो मैप में हम दिशाओं का ज्ञान यानी मैप में ऊपर जो होता है भारत का ऊपरी हिस्सा वो उत्तरी भाग कहलाता है और निचला दक्षिणी भाग, तथा इधर बंगाल की खाड़ी की साइड में जहाँ अंडमान में यहाँ सॉरी कह सकते हैं म्यांमार यानी बर्मा जिसको कह सकते हैं, इधर हमारा होता है पूरब और इधर गुजरात के कच्छ के रन में इधर हो जाता है पश्चिम, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ऐसे एक सीधी रेखा खींच देते हैं और एक रेखा सीधी यूं खींच देते हैं, ठीक है। तो इस हिस्से को हम कह देते हैं उत्तरी हिस्सा और इधर दक्षिणी भारत, ठीक, और इधर पूर्वी भारत ये कहलाता है और ये हिस्सा हमारा क्या कहलाता है पश्चिमी भारत, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर दिशाओं का ज्ञान कैसे हो सकता है। तो दिशाओं के ज्ञान के लिए मैंने दो रेखाएं खींच दी हैं, जिसको चाहे आप इस तरीके से कर सकते हैं और या इस तरीके से। तो देखिए इस तरीके से मैंने खींचा है, तो इसके माध्यम से मैं आपको और भी ज्ञान दे सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए दिशाओं के ज्ञान में सबसे पहले हमारा उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूर्व हो गया और पश्चिम हो गया, ठीक। अब ये तो हमारी दिशाएं हो गई। अब इसमें देखते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा, ठीक है। तो अब इसका अक्षांश और देशांतर रेखाओं में हम आपको बताते हैं कि उत्तरी अक्षांश, ठीक है, भारत की स्थिति देखते हैं बच्चों। अगला पॉइंट हमारा है अक्षांश और देशांतर। तो हमारी अक्षांश रेखाएं क्या कहलाती हैं और देशांतर रेखाएं हम किन्हें कहते हैं, ठीक है। तो आपने मैप देखा होगा, जो ग्लोब होता है हमारा ग्लोब में आपने देखा होगा कि इसका जो झुकाव होता है वो 23/1/2 अंश होता है, 23/1/2 अंश। तो इसमें कुछ रेखाएं ऊपर से नीचे की ओर खींची होती हैं और कुछ पूर्व ये उधर उत्तर से दक्षिण की ओर होती हैं। तो जो खड़ी रेखाएं हमारी ग्लोब में खींची होती हैं इनको हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं, ठीक है। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। तो भारत की स्थिति क्या होती है, तो यहां पर हम बताएंगे भारत जो कि 8 अंश 4 मिनट, ठीक है, से 37 अंश 6 मिनट, ठीक है। ये जो हमारा निशान होता है अंश का होता है और ये जो लगे होते हैं आइजन, इनको हम मिनट की संज्ञा देते हैं। तो भारत का उत्तरी जो क्षेत्र है हमारा यानी उत्तरी अक्षांश है जो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 37 अंश 6 मिनट है। और जो भारत का पूर्वी आपका अक्षांश है वो देखते हैं यहाँ पर 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट तक पूर्वी अक्षांश हो जाता है इसका, ठीक है। तो भारत का उत्तरी अक्षांश कितना है 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट तक, और जो पूर्वी इसका अक्षांश है वो है 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट तक, ठीक, समझ गए। तो ये हो गया इसका अक्षांश और देशांतरी भाग। अब देखते हैं कर्क रेखा, ठीक है। तो कर्क रेखा देखिए यहाँ पर गुजरात के कच्छ के रन से निकलती हुई
और इसको जो भारत को लगभग यानी कह सकते हैं समद्विभाजित करने वाली रेखा जो होती है या बांग्लादेश से होकर के निकल जाती है, तो इसको हम कहते हैं कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसका ऊपरी हिस्सा, इस कर्क रेखा से ऊपरी हिस्सा जो होता है वो उत्तरी भारत कहलाता है, और जो इसका निचला हिस्सा होता है ये दक्षिणी भारत कहलाता है। ठीक है, अब ये आगे प्रश्न आता है कि कर्क रेखा हमारी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो हमारी होती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। अब वे राज्य कौन कौन से होते हैं तो ये भी बताया। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार होता है। ये होता है मित्र पर गमछा झार। ये देखिए, ये एक इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, यानी भारत से निकलने वाली या भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत से गुजरने वाली जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से पहला मित्र यानी मिजोरम। ठीक है, मा से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा। ठीक, उसके बाद में पा से पश्चिम बंगाल, राज से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक, झा से झारखंड। तो ये हमारा जो कह सकते हो मित्र पर गमछा झार, ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है हमारे 8 राज्यों का नाम याद करने के लिए। ठीक, तो भारत की कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। समझ गए? तो अगला तीसरा पॉइंट जो हमारा कर्क रेखा था ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं अगला हमारा चौथा पॉइंट क्या है। चौथा है जलीय और स्थलीय भाग। देखिए, भारत का स्थलीय भाग कितना है, उसका विस्तार कितना है, और जलीय भाग कितना है। ठीक है, तो हमारा जो भारत है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसका कुल क्षेत्रफल है 1 मिनट। देखिए, पहले हम चलते हैं जलीय भाग की ओर। भारत 3 ओर जल से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत। तो देखिए, इधर हम आ जाते हैं, इधर हमारा हो जाता है जो पश्चिमी क्षेत्र है, इधर अरब सागर, यहां पर हो गया अरब सागर। दक्षिणी क्षेत्र में हिंद महासागर, और जो आपका पूर्वी क्षेत्र है, इस पूर्वी क्षेत्र में हम देखते हैं यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो अब देखिए, ये 3 ओर से भारत जल से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 6100 किलोमीटर। जलीय क्षेत्रफल जो भारत का है वो 6100 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ यदि हम इस अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, इन दोनों को मिलाकर के अगर कहा जाए भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल हो जाता है 7516.2 किलोमीटर। ये भारत का जलीय क्षेत्रफल, कुल जलीय क्षेत्रफल, यानी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह दोनों को मिला करके इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो हो जाता है 7516.2 किलोमीटर। ठीक है, कहीं की कुछ पुस्तकों में 16.6 भी लिखा होगा। तो ये हमारा जो है इसका जलीय क्षेत्रफल है, और 3 ओर जल से घिरे होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ठीक है, यानी प्रायद्वीपीय और द्वीप किसे कहते हैं अभी हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर मैंने बता दिया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो जलीय क्षेत्रफल है वो 6100 किलोमीटर, यानी जलीय विस्तार भारत का, भारत दक्षिण की ओर जो स्थित है वो 6100 किलोमीटर में है। लेकिन इसके साथ साथ जब अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह दोनों को मिला लेते हैं हम, तो इसका कुल क्षेत्रफल हो जाता है 7516.6 किलोमीटर। ठीक, अब आ जाते हैं हम स्थलीय क्षेत्र में। तो हमारा यहाँ गुजरात के कच्छ के रण से लेकर के ये ऊपरी हिस्सा जितना होता है, और यहाँ आ जाते हैं म्यांमार और बर्मा तक। ठीक है, इसका कुल क्षेत्रफल हो जाता है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ठीक, ये 15,200 किलोमीटर जो हमारा है ये स्थलीय क्षेत्र है, यानी यहाँ पर हमारा स्थल पाया जाता है। 15,200 किलोमीटर जहाँ पर हम रहते हैं, कृषि करते हैं, और पहाड़ियाँ, पठार, जंगल सब पाए जाते हैं। तो ये केवल क्षेत्र हमारा है 15,200 किलोमीटर। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं बच्चों, इसके साथ साथ भारत का उत्तरी विस्तार कितना है और पूर्वी विस्तार कितना है, ये भी इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे। तो भारत का जो आपका कह सकते हो कि उत्तरी विस्तार है, उत्तरी वो 3233 किलोमीटर, यानी ये जो उत्तरी अक्षांश रेखा आपके सामने खींची है, इसकी लंबाई होती है 3233
मीटर। ठीक है, यानी भारत उत्तर से लेकर के दक्षिण में भारत की लंबाई कितनी है? 3233 किलोमीटर है। तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई भारत की कितनी है? पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो इसकी है 3214 किलोमीटर। ठीक, उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत की कितनी है? 3200 यानी 2933 किलोमीटर। तथा पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए एक रेखा इससे और निकलती है जिसे मानक याम्योत्तर मानक रेखा कहते हैं। मानक रेखा जो नेपाल से निकलती है और लगभग श्रीलंका के पास से होकर गुजरती है, ये 82 अंश 30 मिनट से होकर गुजरती है। इस रेखा को हम कहते हैं मानक याम्योत्तर रेखा यानी समय निर्धारण रेखा। ठीक, मानक याम्योत्तर रेखा या इसको कहा जा सकता है समय निर्धारण रेखा, यानी इसी के आकलन के आधार पर भारत में समय का निर्धारण होता है, यानी घड़ियों का जो समय होता है इसी रेखा के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, समझ गए बच्चों? अब देखिए आगे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रेणी दिखती है, ये क्षेत्र, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी आपको मिलती है। जब आप मैप उठाकर देखेंगे, इसको कहते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पर होता है हमारा विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो इस विंध्याचल पर्वत से ही भारत का लगभग विभाजन हो जाता है, यानी बंटवारा हो जाता है। इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है उसे उत्तरी भारत कहते हैं, और जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो है इसकी निचला हिस्सा है इसको हम दक्षिणी भारत कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी भारत। ठीक है, यानी इसके विंध्याचल पर्वत श्रेणी के ऊपर का हिस्सा जो होता है वो उत्तरी भारत कहलाता है, जो कि एक समतल भूमि, और निचला हिस्सा इसका दक्षिणी भारत कहलाता है। ठीक, अब आ जाते हैं, देखिए ये भी हमारा पॉइंट समाप्त हुआ। आगे आते हैं सीमा रेखा। ठीक है, सीमा रेखा कब बनी और इसका नाम क्या है और कितनी सीमा रेखाओं से घिरा हुआ भारत, यानी भारत के पड़ोसी देश, इसके बाद में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम, ये जो हमारा गुजरात के कच्छ के रण से ये वाला क्षेत्र यहाँ पर आता है, ये होता है पीओके यानी पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक, ये हो गया हमारा पाकिस्तान। पड़ोसी देश यानी पड़ोसी देश वह होता है जिसकी सीमा रेखा अपने देश से मिली हुई हो, उसे हम पड़ोसी देश कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की सीमा रेखा भारत से मिली हुई है इसलिए इसको भारत का पड़ोसी देश माना जाता है। इसके साथ साथ दूसरा देश भी एक और है यहीं पर, इसको बोलते हैं अफगानिस्तान। इसकी भी ये होती है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान इसकी भी सीमा रेखा भारत से मिली हुई है, इसीलिए भारत के पड़ोसी देश के रूप में इसे भी जाना जाता है। फिर इस साइड में हम आ जाते हैं इधर पूर्वी क्षेत्र में, यहाँ पर नेपाल, नेपाल, उसके बाद में चीन, चीन जिसे तिब्बत कहा जाता है, भूटान, उसके बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश और म्यांमार, तथा निचले दक्षिणी क्षेत्र में आ जाते हैं हम श्रीलंका, श्रीलंका। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ठीक है, जिनकी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा को स्पर्श करती है अर्थात मिली हुई है। ठीक है, तो इन देशों को हम भारत के पड़ोसी देश कहते हैं। अब देखिए सीमा रेखा की बात चल रही थी, तो भारत और पाकिस्तान को जोड़ने वाली सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रेड क्लिफ। क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। और इसका विभाजन कब हुआ था? भारत और पीओके, यानी भारत और पीओके के बीच की जो सीमा रेखा है इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, इसका विभाजन 1947 में हुआ था, स्वतंत्रता के जस्ट बाद इसका विभाजन हुआ था 1947 में। ठीक है, उसके बाद में दूसरी रेखा हमारी आती है। ठीक है, पहला पीओके 1947 में, इसकी लंबाई कितनी है? 1110 किलोमीटर है। ठीक है, यानी जो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेड क्लिफ रेखा है इसकी लंबाई 1110 किलोमीटर है। इसका विभाजन 1947 में किया गया था। उसके बाद में दूसरी रेखा हमारी जो आती है अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली, इसको हम कहते हैं डूरंड रेखा। इसका नाम है डूरंड, डूरंड रेखा। ठीक, या सर डूरंड एक थे जिन्होंने इस रेखा का यानी इस सीमा रेखा का विभाजन किया था, सर डूरंड नाम से एक थे, उनके नाम के आधार पर ही इस रेखा का नाम रखा गया था, डूरंड रेखा। और इसकी लंबाई 106 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। ये जो हमारी डूरंड रेखा है जो
भारत और अफगानिस्तान यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत तीनों से मिली जुली हुई होती है, तो इस रेखा को हम डूरंट रेखा कहते हैं। इसका विभाजन सर डूरंट ने किया था और यह 106 किलोमीटर लंबी है तथा इसका विभाजन 1896 ईस्वी में हुआ, 1896 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हम मैक-मोहन रेखा। ठीक है, मैक-मोहन रेखा जो कि भारत और चीन, ठीक, को विभाजित करने वाली ये रेखा, इसे हम कहते हैं मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा। ठीक, तो इसका विभाजन जो मैक-मोहन रेखा हमारी है, इसका 1914 में इसका विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1914 में इस रेखा का निर्धारण किया गया था, जो कि भारत और चीन को विभाजित करने वाली सीमा रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो इस सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। ठीक, अब देखते हैं अगला हमारा पॉइंट क्या होता है? पर्वत। तो पर्वत मैंने बता दिया, पर्वत श्रेणी केवल एक ही मुख्य रूप से यहाँ पर भी देखते हैं, राजस्थान में है यहाँ पर एक अरावली पर्वत श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक, यहाँ पर एक अरावली पर्वत श्रेणी है राजस्थान में, और ये जो पर्वत श्रेणी दूसरी मुख्य रूप से, इसमें हम 2 ही श्रेणियाँ बताएंगे, और अपने अगले वीडियो में जब हम पठार वाला पार्ट पढ़ाएंगे तो आपको सारे पठार, पर्वत और जो हमारी पहाड़ियाँ हैं उनको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर केवल 2 ही हम पहाड़ियाँ पढ़ा रहे हैं, एक अरावली पर्वत श्रेणी और दूसरी विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ठीक, तो अब आ जाते हैं, पड़ोसी देश भी हमारा हो गया, पर्वत भी हो गया। अब द्वीप समूह। ठीक है, अब आ जाते हैं हम यहाँ पर द्वीप समूह। तो अब इसके लिए एक प्रश्न बनता है बच्चों कि भारत में कितने द्वीप समूह हैं? तो भारत में कुल 247 द्वीप समूह हैं। कितने द्वीप समूह हैं? 247 द्वीप समूह, जिसमें से 204 द्वीप समूह अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 204 द्वीप समूह हैं, और शेष जो यहाँ पर 43 द्वीप समूह हैं वो अरब सागर में लक्षद्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह में स्थित है, जो कि लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह के द्वीप समूहों की संख्या 36 है, और जो इसके साथ 7 द्वीप अन्य द्वीप समूह इसी में मिले हुए हैं, जिसके कारण अंडमान निकोबार में 204 द्वीप समूह और लक्षद्वीप में 43 द्वीप समूह स्थित हैं। तो 204 और इधर के 43 बराबर 247 द्वीप समूह। ठीक है, तो भारत में कुल द्वीप समूहों की संख्या 247 मानी जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी यानी भारत में कितने ज्वालामुखी पाए जाते हैं तथा कौन कौन से हैं और वे कहाँ स्थित हैं। ठीक है, ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव परीक्षा में। तो भारत में केवल 2 ज्वालामुखी हैं जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही स्थित है। ठीक, भारत में केवल 2 ज्वालामुखी हैं जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित हैं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक बैरन द्वीप है। ठीक है, बैरन द्वीप, इसी द्वीप पर ही एक जागृत ज्वालामुखी पाया जाता है, और उस जागृत ज्वालामुखी का नाम उसी द्वीप के नाम के आधार पर रखा गया। ठीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप के बैरन द्वीप पर एक जागृत ज्वालामुखी पाया जाता है, जिसे बैरन नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बैरन द्वीप है, यहाँ पर एक जागृत ज्वालामुखी पाया जाता है, और उस जागृत ज्वालामुखी का नाम ही बैरन ज्वालामुखी होता है। और दूसरा है एक शांत ज्वालामुखी, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाता है, और इसका नाम है नारकोंडम। क्या है? नारकोंडम, नारकोंडम। ठीक, तो द्वीप समूह भारत में केवल 2 द्वीप हैं, 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। पहला बैरन ज्वालामुखी जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है, और दूसरा नारकोंडम ज्वालामुखी जो कि ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, लेकिन इसका नाम नारकोंडम है, जो कि एक शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, समझ गए बच्चों? अब आगे देखिए, ज्वालामुखी हो गया। प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर है? प्रायद्वीप किसे कहते हैं और द्वीप किसे कहते हैं? तो देखिए, प्रायद्वीप जो होता है हमारा, मैंने अभी बताया, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश क्यों है? क्योंकि ये 3 ओर जल से घिरा हुआ है। 3 ओर यानी इसका जो दक्षिणी हिस्सा है वो 3 ओर जल से घिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि इसके पूरब में बंगाल की खाड़ी,
दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर। तो ये तीन ओर जल से घिरा होने के कारण भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रायद्वीपीय। अब द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप एक ऐसा समूह होता है, यानी एक छोटा सा क्षेत्र होता है जो चारों ओर जल से घिरा हुआ होता है। ठीक है, यानी जल में तैरता हुआ एक छोटा सा टापू होता है जिसे द्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसके चारों ओर जल होता है और उसी में वो तैरता हुआ नजर आता है। ऐसे छोटे से सीमित क्षेत्र को हम द्वीप कहते हैं, जैसे कि हमारा लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये छोटे छोटे जो द्वीप समूह हैं, ठीक है, इनको हम द्वीप की संज्ञा देते हैं, जो चारों ओर जल से घिरे हुए होते हैं और बीच में एक छोटे से क्षेत्र में सीमित होते हैं और जल में तैरते हुए नजर आते हैं। ठीक, अब देखते हैं बच्चों, ये हमारा जो पहला अध्याय है यह इन्हीं बिंदुओं के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को देखकर अपने किसी पेज पर एक मानचित्र बना करके और इसको साथ साथ भरने का प्रयास करें, जो आपकी आगामी आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। तो बच्चों हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अगले वीडियो को हम जल्द ही आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।